शुक्रिया साथियों, मैं रवि आप लोगों को यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीएड 2021 जिसमें सीईटी के लिए बीएड के लिए अभी जो हम लोग बिहार का जो फॉर्म अप्लाई हो रही है, जो कि जिसकी डेट बढ़ गई है 5 जून तक अब इसकी अप्लाई होगी। इसके लिए सीईटी जो एग्जाम है कंबाइंड इंट्रेंस टेस्ट, उस पर हम लोग चर्चा करने के लिए और उसके सवालों पे, उसके पैटर्न्स पे, जिसमें आपका अंग्रेजी विषय, हिंदी विषय और टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न किस तरीके के पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों पे चर्चा करने के लिए हम लोग मुखातिब हो रहे हैं। साथ ही साथ हम लोगों को विदित हो कि जब बीएड से संबंधित और भी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं जो हैं, जो जैसे कि आपका सेंट्रल का टेट है या किसी भी स्टेट का स्टेट है, आपका बी टेट है बिहार का या यूपी टेट है उत्तर प्रदेश का, तो इन तमाम प्रकार के जो अलग अलग प्रकार का बोर्ड बना करके सारे बोर्ड जो परीक्षा लेती है, तो उन परीक्षाओं में खास करके हिंदी, अंग्रेजी और टीचिंग एप्टीट्यूड काफी जो है अहम भूमिका निभाती है। तो उन्हीं के प्रश्नों पे हम लोग फोकस करने के लिए, उन्हीं के प्रश्नों के सवाल का चर्चा करने के लिए हम लोग मुखातिब हुए हैं। तो जुड़े हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सारे साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अमृता मेहता जुड़ी हुई है, गुड मॉर्निंग अमृता। निशा यादव गुड मॉर्निंग। दीपा रश्मि गुड मॉर्निंग दीपा। वानी झा जी जुड़ी हुई है, गुड मॉर्निंग वानी। ललन कुमार मेहता जी गुड मॉर्निंग डियर। सोनी रॉय जुड़ी हुई है, गुड मॉर्निंग हेलो। मोहम्मद जामाज आलम जी जुड़े हुए हैं, गुड मॉर्निंग आलम साहब। बहुत बहुत सभी लोगों को शुक्रिया। सब लोग स्वस्थ रहें, सब लोग हंसते मुस्कुराते रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के सेशन का शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए देखिए, सबसे पहला जो आज का सवाल है माय डियर, हिंदी विषय का सवाल है। कह रहा है कि भाषा की लघुतम इकाई, लघु का मतलब होता है छोटा, लघुतम सुपरलेटिव डिग्री होगा, मतलब छोटा से छोटा इकाई। शुभम सौरभ जुड़ गए हैं, प्रणाम प्रणाम शुभम सौरभ, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सोनी, हाय सोनी, गुड मॉर्निंग। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई की चर्चा है, तो हम लोग को पता है शब्द, शब्द से भी छोटी इकाई अक्षर होता है, उसी अक्षर को वर्ण के रूप में जानते हैं। वाक्य तो आपको भाषा का जो है शब्द से भी बहुत सारे शब्दों को मिलाकर के बनता है, तो शब्द से भी बड़ा इकाई हो गया, इसलिए वाक्य नहीं होगा। उपवाक्य मतलब जो कि शब्द और वाक्य दोनों के बीच का जो है होता है, तो इसलिए ये वर्ण आपका सी नंबर ऑप्शन होगा। वर्ण जिसको अक्षर भी बोल सकते हैं, ये सबसे छोटी इकाई होती है। अंकित कुमार जुड़ गए हैं, अंकित गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अंकित, बिल्कुल सी नंबर जवाब आ गया है तमाम लोगों का। श्रमिष्ठा प्रकाश जुड़ गई हैं, प्रकाश गुड मॉर्निंग। शोभा कुमारी जुड़ गई है, शोभा गुड मॉर्निंग। शोभा कैसे हो, अच्छे हो ना? चलिए सब लोगों का, आइए हम लोग चलते हैं कमेंट्स पे, और कमेंट्स के साथ ही हम लोगों की वार्ता होती रहेगी। अनिल राज जुड़ गए हैं, 81 का सी आ गया है, बिल्कुल जुड़ते ही एकदम कमेंट्स लेकर के आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल राज। अमृता मेहता, सोनी, ललन कुमार जी, क्वेश्चन से पहले सोनी आंसर कैसे दे दी? इसलिए दे दी क्योंकि सोनी के पास क्वेश्चन के पहले आंसर है, इसलिए चूंकि वो किताब खरीद रखी है और किताब से वो काम कर चुकी है और वो बनाई हुई है, चूंकि उसको पता है कि 81 सर का हिंदी का प्रश्न आएगा और वो बना चुकी है, इसलिए वो दी है। तो कोई बात नहीं, आप भी कोशिश करें। विक्की श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, गुड मॉर्निंग विक्की, बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ है ना विक्की, कैसे हैं? आइए देखिए दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। दूसरा सवाल बता रहा है जीतने की इच्छा। तो जिज्ञासु मतलब किसी, जिज्ञासा का मतलब होता है उत्सुकता, इंथुजियाज्म जिसको बोलते हैं, क्यूरियोसिटी जिसको बोलते हैं, क्यूरियस होना, जिज्ञासा। सुमन सौरभ जुड़ गए हैं, हाय गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सुमन सौरभ, हम लोग भी हैं। चलिए मैं आपके साथ हूं शुभम। तो देखिए जिज्ञासु किसी भी चीजों की इच्छा, आकांक्षा, कामना, मनोरथ, वांछा, सरी उसी को बोलते हैं जिज्ञासु रखने वाला व्यक्ति। तो इसलिए जिज्ञासु नहीं हो गया है, जीतने की इच्छा है तो जिगीसु, जिगीसु होगा कि विविदिसु? विविदिसु का मतलब होता है वाद विवाद, तर्क वितर्क करने की इच्छा, तो ये नहीं होगा। जिजीविसा, जिजीविसा का मतलब होता है माय डियर जीने की इच्छा, जीने की चाह, जो ज्यादा दिनों तक जीना चाहता है, जिंदगी जीना चाहता है, तो जिजीविसा होता है। जिजीविसु वैसे लोगों को बोलते हैं, तो ये नहीं होगा। जिगीसु का मतलब होता है माय डियर जीतने का, विन करने का, विनर बनने की इच्छा, आकांक्षा। गौतम सागर जी गुड मॉर्निंग, गौतम गुड मॉर्निंग, मैं अच्छा हूं विक्की जी। चलिए आप लोग अच्छे हैं, सब लोगों को, आप लोगों के अच्छाई के साथ, आप लोगों के स्वास्थ्य के साथ मैं भी अच्छा हूं, मैं भी स्वस्थ हूं, बहुत अच्छा हूं। गौतम सागर गुड मॉर्निंग गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया। मधुबनी से ललन जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी लोगों का जवाब बी नंबर है, बहुत बहुत धन्यवाद सारे लोगों को जिनका जिनका जवाब बी नंबर। जामान आलम जी का, विक्की श्रीवास्तव, अंकित कुमार जी,
निकिता जोशी जुड़ गई है। निकिता थोड़ा सा और, ज्यादा नहीं, 5 मिनट और पहले रहें। गुड मॉर्निंग, शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामना। आइए तीसरा सवाल आप लोग को दे रहे हैं। तीसरा सवाल के लिए सब लोग रेडी हो जाइए। ये आ रहा आपका तीसरे नंबर का सवाल, देखिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सुनील, कैसे हैं? अच्छे हैं, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। आइए देखिए तीसरा सवाल देखते हैं क्या है। 10 यौगिक शब्द छांटिए। तो आपको पता है यौगिक शब्द किसको बोलते हैं? रूढ़, यौगिक और यौगरूढ़। रूढ़, यौगिक और यौगरूढ़। अर्थ के अनुसार रूढ़, यौगिक और यौगरूढ़। रूढ़ जिसका कोई विशेष अर्थ नहीं हो, जिसका टुकड़ा नहीं किया जाए। सोनी 83 का सी, बिल्कुल। देखिए तो रूढ़ हो गया। यौगिक, यौगिक उसको बोलते हैं जो दो टर्म, जो छोटे छोटे टर्म से जुड़ करके बने होते हैं, उसको यौगिक बोलते हैं। दीपा रश्मि का 83 का ए नंबर जवाब। हाँ 1 मिनट 83। हाँ 83 का क्वेश्चन हट गया है। देखिए 83 का क्वेश्चन ये है माय डियर। मैं 84 का चल गया था डायरेक्ट। मैं ब्लर दिख रहा हूं ना, शुभम सौरभ। अच्छा ठीक है, मेरे ब्लर दिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंटेंट्स ब्लर नहीं दिखनी चाहिए। कंटेंट साफ दिख रही है ना आप लोगों को? घबराइए नहीं, अच्छी हो गई है, ब्लर नहीं दिखेगी। आप लोग बिल्कुल थोड़ा सा वेट करें, बिल्कुल सही हो चुका है, कोई ब्लर का कोई मामला नहीं। एक क्वेश्चन छूट गया सर, नहीं छूटेगा निशा यादव जी, बिल्कुल छूट गई थी, लेकिन हम लोग उसको मैंने फिर से रिवाइंड किया है, घबराने की बात नहीं। देखिए अब तो मैं अच्छा दिख रहा हूं ना? हाँ अब मैं अच्छा दिख रहा हूं, फोटो क्लीन जा रहा है ना मेरा? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग ख्याल रखते हैं हमारे स्मार्टनेस का, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए 83 का जवाब भी आप लोगों का आ चुका है। कुछ बोलिए भी ना, मैं तो बोल रहा हूं ललन जी, आवाज नहीं जा रही है क्या? बी होगा, धन्यवाद। चलिए सारे लोगों का यस जी, चलिए सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। आइए देखिए तीसरा, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ? तो आधुनिक विश्व में देखिए ऐसे ये हम लोग मानते हैं पूरे विश्व में 28,000 भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं हैं। अकेले भारत को देखा जाए तो अकेले भारत में 2800 भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं हैं। सारे भाषाओं की जननी, सारे भाषाओं की मातृभाषा संस्कृत को मानते हैं। और संस्कृत जो है आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता में जो है, सिंधु घाटी की सभ्यता, सैंधव सभ्यता से ही जो है संस्कृत भाषा का प्रादुर्भाव हुआ। चूंकि ये वेद की भाषा, ईश्वर की भाषा, ईश्वरीय भाषा इसको माना जाता है, और उसी से भिन्न भिन्न भाषाओं की रचना हुई। हालांकि अलग अलग भाषाओं की अलग अलग अपनी स्क्रिप्ट होती है, लिपि होती है। तो देखिए आधुनिक भारतीय भाषा, तो आज भाषा किसकी बात हो रही है? पूरे विश्व की भारतीय भाषा। तो भारतीय भाषा लगभग 2800 भिन्न भिन्न प्रकार की भाषा है, जिसका मूल जन्म स्थान क्या है? संस्कृत है। अब संस्कृत से अलग अलग प्रकार का भाषा आया, और अब आधुनिक में जो भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं जो इस्तेमाल में होती है, वो उसका निर्माण किस चीज से हुई? तो खड़ी बोली। तो खड़ी बोली तो एक खास प्रकार की भाषा है, उसी को हम खड़ी बोली बोल सकते हैं। ब्रज भाषा भी एक खास प्रकार की किसी खास जगह की है। अवधि ये भी किसी खास एरिया, किसी खास जगह का है। लेकिन अपभ्रंश, अपभ्रंश किसी भी चीज का हो सकता है, चाहे वो अवधि हो, खड़ी बोली हो या ब्रज भाषा हो। ये स्क्रिप्ट का अपभ्रंश ही है, जो भिन्न भिन्न रूपों में, भिन्न भिन्न नामों से, कहीं मगही है तो कहीं भोजपुरी है तो कहीं मैथिली है। तो पूरे भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के बोली से, भिन्न भिन्न प्रकार के जॉर्गन के नाम से उसको हम लोग बोलते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अनमोल कुमार जुड़ गए हैं, गुड मॉर्निंग अनमोल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सब लोगों का जवाब आ गया है। अपभ्रंश मेरे बताने के पहले सारे लोगों का जवाब आ चुका है। सभी लोगों को विशेष आशीर्वाद, विशेष शुभकामनाएं, शुभ आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए 84 नंबर का सवाल, मैं पुनः 84 नंबर पे आ रहा हूं, जो पहले आप लोग देख चुके थे सवाल। महतो जी जुड़ गए हैं, हाय गुड मॉर्निंग महतो जी, शुक्रिया। देखिए निम्नलिखित में से यौगिक शब्द को छांटना है। तो मैंने बताया था कि दो टर्म से जुड़कर बने नए शब्द को यौगिक बोलते हैं। यौगरूढ़ को खंड नहीं करते हैं। और आपका रूढ़, यौगिक और यौगरूढ़, यौगरूढ़ जो होता है वैसा शब्द जो सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करता है। तो देखिए दशानन, दशानन का मतलब हो गया रावण, विशेष अर्थ ग्रहण कर रहा है, इसलिए ये यौगिक नहीं होगा। परोपकार, चतुर्मुख, चार मुख वाला, ये विशेष अर्थ ग्रहण कर रहा है, तो इसलिए चतुर्मुख यौगरूढ़ हो जाएगा, यौगिक नहीं होगा। गोपाल भगवान कृष्ण को कहते हैं, तो वो भी हमारा यौगिक नहीं होगा, यौगरूढ़ हो जाएगा।
तीनों ऑप्शन कैंसिल हो गया, एक ही ऑप्शन है जो यौगिक है, परोपकार। दो टर्म है इसमें, पर जोड़ उपकार। पर का मतलब क्या होता है माय डियर, दूसरा, और उपकार नहीं जानते हैं, उपकार दूसरों का उपकार उसको बोलते हैं परोपकार, दूसरों के लिए किया गया काम उसको बोलते हैं उपकार। दीपा रश्मि 84 का बी होगा, सब लोगों का। अनमोल कुमार भाई 84 का डी नहीं होगा डियर, डी नहीं होगा अनमोल। बाकी सारे लोगों का, सारे स्टूडेंट्स का जवाब सही है। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है शुभम सौरभ, क्वेश्चन तो हमसे बहुत ऊपर है और क्वेश्चन तो साफ दिखनी चाहिए। बी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए देखते हैं। ओ क्वेश्चन ब्लर हो रहा है, अच्छा ठीक है, देखते हैं, कुछ टेक्निकल कहीं प्रॉब्लम हो सकता है। गौरव सिंह खैरवा सीतामढ़ी से हैं, गौरव सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं दिख रहा है वानी झा जी, देखते हैं, कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है, दिख रहा है ना? चलिए दिख रही है, कोई बात नहीं। देखिए थोड़ा सा कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है, इससे या उससे ऐसा हो रहा है, कभी ब्लर हो जा रहा है, कभी सही हो जा रहा है। ये नेट से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है माय डियर, ये कुछ टेक्निकल नेट से प्रॉब्लम आ रहा है। यहां हम लोग का सिस्टम बिल्कुल सब सही है, टेक्निकली नेट से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है जिसमें सेकंड 2 सेकंड के लिए अचानक ब्लर हो जा रहा है, इसलिए आप लोग देखते चलिए कुछ देर। हालांकि पहले तो 2-3 वीडियो हम लोग का जा चुका है, ऐसा नहीं हुआ है, नहीं होगा, कुछ नेट का इशू होगा। हाँ ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न माय डियर, 5वां प्रश्न क्या कह रहा, तो पर बरो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी, उर्वशी है उर्वशी समान। तो देखिए जब वाक्य की काव्य धाराओं में, वाक्य में एक ही शब्द का, जब वाक्य में काव्य धाराओं में एक ही शब्द या वाक्यांश का बार बार पुनरावृत्ति हो और उनको अलग अलग भावों में प्रयोग किया जाए, तो ऐसे स्थिति में वैसे अलंकार को, वैसे शब्द जो काव्य धाराओं में शब्दावलियों या वाक्यांशों का जो शब्दों का जो यूज होता है उसको यमक अलंकार कहते हैं, जिसमें पुनरावृत्ति हो रही है, उर्वशी उर्वशी उर्वशी। तो ये हमारा क्या हो गया, यमक अलंकार। अनुप्रास किसको बोलते हैं, अनुप्रास बोलते हैं माय डियर जब वर्ण की, जब कोई अक्षर का बारंबार रिपीटेशन हो, दोहराव हो, बारंबारता हो, तो उसको अनुप्रास। तो यहां अक्षर नहीं है, पूरा शब्द ही है। श्लेष, जब एक ही शब्द, जब एक ही शब्द काव्य की धाराओं में बार बार आए और अलग अलग अर्थ प्रदान करे तो उसको श्लेष बोलते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। मतलब रहीम कवि जी का है, पानी, बार बार पानी शब्द का जो है आ रहा है और पानी का अलग अलग भाव है, पानी शब्द ही है बार बार, हु बहु है, लेकिन पानी शब्द का अलग अलग भाव है, तीनों का 3 जगह पे 3 तरह का पानी का भाव है। वक्रोक्ति, जब काव्य लेखकों के द्वारा शब्द को जो लिखा गया है तो उसके मूल अर्थ को छोड़ करके जब पाठक उसको अलग अलग प्रकार का अर्थ लगाते हैं, मतलब वो अर्थ क्लियर नहीं हो पाता है, उसमें भिन्न भिन्न तरह का गुंजाइश बनता है अर्थ की, तो वैसे काव्य धाराओं के में जो अलंकार होता है वो वक्रोक्ति अलंकार होता है। यमक होगा, बिल्कुल सब लोगों का जवाब है। प्रियंका, प्रिया, गुड मॉर्निंग प्रियंका, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप थोड़ा विलंब से हैं और थोड़ा आगे रहे माय डियर। आलम जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आलम भाई। आइए देखिए क्या कह रहा है, मेरी भव बाधा हरौ राधा, नागरी सोई जातन की झाई परी श्याम हरित दूती होई। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है, तो ये पंक्ति जो है यहां पे भगवान कृष्ण और राधा की सौंदर्य भाव और राधा की भगवान कृष्ण के प्रति स्नेह, माधुर्य, लालित्य, रस और सौंदर्य की विवेचन है। तो मेरी भव बाधा हरौ राधा, नागरी सोई जातन की झाई परे श्याम हरित दूती होई। तो ये हमारा देखिए सौंदर्य भाव है, भगवान कृष्ण की झलकियों पुलकित मन से देख करके पुलकित नहीं समा रही है, और राधा सौंदर्य भाव में तो यह श्रृंगार रस की है,
और हमारे कल का हम लोग सवाल का काम किए थे कि बिहारी लाल जो है खास श्रृंगार रस के ही कवि हैं। तो ये जो है बिहारी लाल जी के द्वारा लिखा हुआ श्रृंगार पक्ष का काव्य धारा से लिया गया हुआ ये अभिव्यक्ति है माय डियर। सिंपी शर्मा जुड़ गई हैं। सिंपी शर्मा गुड मॉर्निंग, शुक्रिया सिंपी, थोड़ा सा और समय से जुड़े बाबू। पूनम जी जुड़ गए हैं, पूनम गुड मॉर्निंग, थोड़ा सा और समय से जुड़े। अनिल राज भाई, सिंपी शर्मा राधे राधे, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। महतो जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वस्थ रहें, बहुत बहुत शुभकामनाएं महतो जी, सब लोग अच्छे रहें, सब लोग अच्छा करें। आइए तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है बाबू, क्या बता रहा है? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हैं? सरस्वती पत्रिका जो द्विवेदी युग के कवि हैं, द्विवेदी युग के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। द्विवेदी युग क्या कालखंड क्या है? तो 1900 से लेकर के 1920 का, ये जो 20 साल का जो समय है, अंतराल है, अवधि है, इसको द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। उसी युग के ये हमारे लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्हीं के द्वारा सरस्वती पत्रिका लिखा गया। ये सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। ललन कुमार भाई बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ क्लास तो था प्रियंका जी, ऐसा तो नहीं कहा गया था कि नहीं होगा, क्लास तो थी। हाँ महावीर प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अमृता का जवाब सही है। अजीत कुमार गुड मॉर्निंग भाई अजीत भाई, अभित जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे हैं ना? और थोड़ा समय से रहें बाबू। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है बाबू? कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने न खुद करा है, करा है हिंदी में कोई एग्जैक्ट वर्ड नहीं है बाबू, न किसी से कराया है, यह सही था, लेकिन पूरा वाक्य ये शुद्ध नहीं रहा। तुमको हमारे से क्या बैर है? तुमको हमारे से यहां नहीं होगा, तो इसलिए यह भी अशुद्ध हो गया। हम आपकी कुशल क्षेम के आकांक्षी हैं, एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट हिंदी का स्पष्ट भावाव्यक्ति वाला जो है से आपका वाक्य है। कृपया फूल तोड़ना मना है, कृपया फूल तोड़ना मना है। फूल यहां पे हमारा क्या है? यहां पे एरर है बाबू, यहां पे अशुद्धि है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। सी नंबर ऑप्शन जो है क्या है? वाक्य सबसे शुद्धि वाला जो वाक्य है सी नंबर 88 का सी। सब लोगों का जवाब आया हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का जवाब सी आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है? वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? वोल्गा से गंगा राहुल संकृत्यायन की रचना है। राहुल संकृत्यायन जी की रचना है वोल्गा से गंगा। हाँ ये वोल्गा से गंगा जो रचना है, इसमें मातृसत्तात्मक, भारतवर्ष के मातृसत्तात्मक जो समय था, जो कालखंड था, उसकी चर्चा है। उसमें स्त्रियों का क्या इफेक्ट था, क्या इन्फ्लुएंस था, क्या डोमिनेंस था, प्रभाव था, इसकी चर्चा इसमें है सरस्वती पत्रिका में। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा माय डियर? बैल एक अंसल पशु है। अंसल, अंसल शब्द का अभिप्राय क्या है? अंसल का मतलब होता है मजबूत कंधों वाला अंसल। तो 90 का आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अंग्रेजी के प्रश्नों पे चलते हैं डियर। इंग्लिश वाले प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहा है? सी नेवर कंप्लेंड दाउ द वर्क वाज हार्ड। सी नेवर कंप्लेंड दाउ द वर्क वाज हार्ड। देखिए यही हमारा क्या है? हाईलाइट किया हुआ है। इस हाईलाइटेड जो हमारा ये हाईलाइटेड जो हमारा क्या है पार्ट है, यह किस प्रकार का है? द बोल्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज एडजेक्टिव फ्रेज है, एडजेक्टिव क्लाउज है। फ्रेज, फ्रेज उसको बोलते हैं जिसमें शब्दों का ग्रुप हो, स्पष्ट अर्थ के लिए दूसरे पे निर्भर हो, तो ये फ्रेज नहीं है। एडवर्ब क्लाउज, जिसमें किसी के कार्य की, कोई कार्य हो रहा है या कोई एडजेक्टिव हो, उसकी विशेषता बताई जा रहा हो, तो यहां कोई सी नेवर कंप्लेंट, यहां सी नेवर कंप्लेंट, वह कभी कंप्लेंट नहीं किया है, कभी कोई कंप्लेंट नहीं किया है। दाउ द वर्क वाज हार्ड, हार्ड क्या था? वर्क, काम,
तो काम यहां वर्क जो है द वर्क, देखिए वर्क के पहले द लगा हुआ है, आर्टिकल्स, ये नाउन है माय डियर, और नाउन जो है वो हार्ड नाउन के लिए किया गया है, तो ये एडजेक्टिव क्लाउज है, फ्रेज नहीं है, क्लाउज है, नाउन फ्रेज नहीं, एडजेक्टिव क्लाउज है। ऑप्शन आपका बी नंबर चला जाएगा माय डियर। 91 का सी नहीं होगा डियर, 91 का बी होगा बाबू, 91 का बी नंबर होगा। देखिए 93 क्या कर रहा है, दैट यू आर ड्रंक, दैट यू आर ड्रंक, देखिए दैट यू आर ड्रंक, दैट से क्लाउज शुरू हो रहा है, दैट से क्लाउज शुरू हुआ, दैट क्या है, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है, दैट, हु, हुम, हुज, विच, सब कैसा कंजंक्शन है, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। जब वाक्य में जब वाक्य की कोई खंड सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ी हुई है, मतलब वह वाक्य जो है डिपेंडेंट क्लाउज है। जब किसी वाक्य में एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट क्लाउज मौजूद हो, वैसे सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। तो यहां कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, सिंपल नहीं होगा, क्योंकि क्लाउज में दैट से डिपेंडेंट क्लाउज नहीं होता। नेगेटिव सेंटेंस यहां इसका कोई भाव नहीं। कंपाउंड तब होता है जब दो ठो इंडिपेंडेंट क्लाउज को कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से, एंड से, एज वेल एज से, बिसाइड से, और से, बट से, जब यह सब से जुड़ता दो ठो सेंटेंस, तब उसको कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मोहम्मद जामबाज आलम जी, बिल्कुल समय दूंगा, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अनूप कुमार भाई गुड मॉर्निंग अनूप, थोड़ा सा और समय से जुड़े बाबू अनूप। सी नंबर जवाब 92 का बी होगा, कॉम्प्लेक्स सी नहीं होगा बाबू, बी नंबर बहुत सारे लोगों का जवाब है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सारे लोगों का। नेक्स्ट देखिए क्या बता रहा है, यस क्वेंट एंड क्यूरियस वर इज यू शूट अ फेलो डाउन यू वुड ट्रीट इफ यू मेट वेयर एनी बार इज और हेल्प टू हाफ अ क्राउन। दी लाइन्स एक्सप्रेस, ये देखिए कह रहा है कि यस क्वेंट एंड क्यूरियस वर इज यू शूट अ फेलो डाउन, आप क्या कर रहे हैं, आपकी फेलो डाउन कर जा रही है। यू वुड ट्रीट, आपको ट्रीट करना होगा। इफ यू मेट वेयर एनी बार इज, यदि आपको मिलेगा जहां कोई बार है, जहां कोई समस्या हो, कठिनता हो, इज, और हेल्प टू हाफ अ क्राउन, तब आप उस क्राउन के लिए आपको क्या करना होगा, हेल्प करना होगा। तो यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, द पोएट्स हेल्पलेसनेस, पोएट की असहायता है। द हॉलोनेस ऑफ लाइफ, जीवन की हॉलोनेस है, ये दोनों नहीं होगा माय डियर। द फ्यूटिलिटी ऑफ लाइफ, जीवन की फ्यूटिलिटी है, तुच्छता है, असार्थकता है, अभी नहीं है। द आयरोनी एंड इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ लाइफ, जीवन के क्या है, आयरोनी है, मतलब जीवन के प्रति क्या हो रहा है, जीवन पूरा क्या है, एक वार से होकर के गुजरता है। पूरे जीवन में मनुष्य क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार का युद्ध लड़ता है, तो यहां आयरोनी है, व्यंग किया जा रहा है। एंड इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ लाइफ, और जीवन क्या है, जीवन क्या है, ये नश्वर है, और इनकॉन्ग्रुइटी है। इनकॉन्ग्रुइटी का मतलब क्या होता है माय डियर, जीवन का इनकॉन्ग्रुइटी होना मतलब होता है असामंजस्य, असामंजस्यता, असामंजस्य, जीवन में कोई साम्य नहीं है, कभी नेगेटिविटी, कभी पॉजिटिविटी, कभी उतार, कभी चढ़ाव, कभी सकारात्मकता, तो कभी जो है नकारात्मकता जुड़ा हुआ है। तो यहां पे डी नंबर आपका ऑप्शन बन रहा है। पार्टी में गए थे ललन भाई, तो पार्टी में गए थे तो अच्छा चला ना, पूरा काउंटर लगा हुआ था ना, सारे काउंटर का स्वाद लिए, टेस्ट लिए ना। पार्टी में जाइए तो एक भी काउंटर को छोड़िए नहीं, पूरा काउंटर को देख लीजिए। गुड मॉर्निंग अनूप, कैसे हैं अनूप, अच्छे हैं। करेक्ट, हु इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, भारत का शेक्सपियर किसको बोलते हैं, तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है माय डियर। भारत के शेक्सपियर कौन है, कालिदास, कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट वाला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, फ्रैलिटी द नेम इज वुमन, ये क्या चीज है माय डियर, फ्रैलिटी द नेम ऑफ वुमन, द नेम इज वुमन, मतलब फ्रैलिटी का मतलब क्या है, कमजोरी। कमजोरी क्या है, महिलाओं का नाम है, महिलाओं के सापेक्ष है, महिला कमजोरी ही तो है, सुकुमारता ही तो है। तो ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन है, एक नेगेटिव चीज को, नॉन लिविंग को, नॉन एनिमेटेड शब्द को एनिमेटेड से, वुमन से
क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है, एक एनिमेटेड बताया जा रहा है, नॉन लिविंग को लिविंग बताया जा रहा है। फ्रेलिटी क्या है, तो फ्रेलिटी वुमन है, तो फ्रेलिटी वुमन कैसे हो जाएगा, नॉन एनिमेटेड नॉन लिविंग चीज लिविंग कैसे हो जाएगा। तो ऐसी अलंकार को, ऐसी फिगर ऑफ स्पीच को, ऐसी लिटररी डिवाइस को क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। तो ये कहां से लिया गया है माय डियर, हु सेड, तो ये आपका हैमलेट से लिया गया है। हैमलेट जो है शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक प्ले है, वहीं से वहीं उसी में ये चर्चा है, पर्सोनिफिकेशन दिखाया गया है। ओथेलो भी शेक्सपियर के द्वारा, किंग लियर नाम की भी पुस्तक जो है ये भी आपका शेक्सपियर, और मैकबेथ ये सारे शेक्सपियर का प्ले है, शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। लेकिन ये लाइन जो है आपका शेक्सपियर का हैमलेट नाम का जो प्ले है वहां से उठाया गया है। एनटीपीसी का एग्जाम 7 फेज का कब होगा, मेरी इसके लिए अभी कोई क्लियर नोटिफिकेशन नहीं है, कोई मैसेज नहीं है। जब मैसेज होगा तब हम लोग जरूर चर्चा करेंगे, जरूर बताएंगे। कह रहा है कि गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर लैंग्वेज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। देखिए एक वर्ड देना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देना है। लैंग्वेज वैसी भाषा, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड जो समझना कठिन है, उसको क्या बोलते हैं, वैसी भाषा जिसको समझ पाना कठिन है, जार्गोन। जार्गोन का मतलब होता है माय डियर बोली, तो बोली जो आम बोली होता है वो तो उसको तो सब लोग समझ जाते हैं, नहीं होगा। वर्बेटिम, वर्बेटिम का मतलब क्या होता है, VERBATIM, वर्बेटिम। वर्बेटिम का मतलब होता है प्रति शब्द, मतलब शब्द के लिए दूसरा शब्द, तो उसको भी लोग समझ जाएगा। पिंडेटिक, पिडेंटिक, पिडेंटिक का मतलब होता है माय डियर पांडित्य, जैसे पिडेंटिक, पिडेंटिक का मतलब होता है पांडित्य प्रदर्शन, मतलब अपनी ज्ञान का परफॉर्मेंस करना, अपनी ज्ञान को एक्सपोज करना, उसको बोलते हैं पिडेंटिक। तो पिडेंटिक नहीं होगा। रिटोरिक, रिटोरिक का मतलब होता है माय डियर बढ़ा चढ़ा करके किसी चीजों को बताना, शब्दाडंबर पूर्ण करना, जो एक शब्द में हो सकता था उसके लिए 10 शब्द जो है घुमा फिरा करके बता देना, जिसको समझ पाना थोड़ा कठिन हो जाए, मुश्किल हो जाए। तो बी नंबर आपका 96 का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या बता रहा है माय डियर, द सेंटेंस इंडिकेट, सेंटेंस इंडिकेट करता है, सेंटेंस है कहां, देखिए द sheer मैजिक ऑफ द रिसाइटल वाज स्पेल बाइंडिंग, sheer मैजिक, द सेंटेंस इंडिकेट्स द रिसाइटल लैक्ड मैग्निफिसेंस, कि इट वाज अ बोरिंग रिसाइटल, कि इट वाज अ वंडरफुल रिसाइटल, कि देयर वाज अ मैजिक शो बिफोर द रिसाइटल, नहीं, इट वाज अ वंडरफुल रिसाइटल। चूंकि सियर है, बिल्कुल स्पष्ट मैजिक है रिसाइटल का, तो ऑप्शन आपका सी नंबर चला जाएगा, इट वाज अ वंडरफुल रिसाइटल। नेक्स्ट प्रश्न क्या करना माय डियर, द राइटियस शैल फ्लोरिश एज द पाम ट्री। कह रहा है कि जो सद्गुणी लोग होते हैं, राइटियस, जो सद्गुणी लोग होते हैं, सद्व्यचारी लोग होते हैं, सत्यवादी लोग होते हैं, वो नारियल के पेड़ के जैसा फ्लोरिश करते हैं। फ्लोरिश करना मतलब पल्लवित पुष्पित होना, बढ़ना, ऊपर जाना, डेवलप करना, उनका लाइफ बेटर होना, लाइफ में इन्हांसमेंट होना। तो माय डियर फ्लोरिश, फलना फूलना, फलते फूलते हैं किसके जैसा, पाम के पेड़ के जैसा। तो यहां पे तुलना हो रहा है, कंपैरिजन, और कंपैरिजन किस चीज से हो रहा है, एज और लाइक से। तो हमें पता है जब एज और लाइक को जोड़ करके दो शब्दों, दो थिंग्स या दो पर्सन या थिंग्स के बीच में कंपैरिजन को एक्सप्रेस किया जाए तो उसको बोलते हैं माय डियर सिमिली। और जब डायरेक्टली कंपैरिजन एक्सप्रेस किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, मेटाफर। तब यहां देखिए सिमिली है कि मेटाफर है, सिमिली है, सब लोग समझ गए हैं, सब लोग का जवाब भी आ गया है। 81 98 का सब लोग का जवाब आ गया है। प्लीज गाइस 81 का आंसर, 81 का आंसर आप लोग को नहीं मिला है। 91 का डी नंबर नहीं होगा, 91 का बी होगा माय डियर, बी होगा। देखिए एज द पाम ट्री है, एज से यहां पे कंपैरिजन दिखाया जा रहा है, 98 का बी नंबर होगा। नेक्स्ट बता रहा है द स्टोरी ऑफ सोहराब एंड रुस्तम इज टेकन फ्रॉम। सोहराब और रुस्तम का स्टोरी कहां से लिया गया है, फिरदौसी की वर्क से, रचनाओं से लिया गया है। सोहराब और फिर वही उन दोनों का चर्चा है। करेक्ट इन द रिग्रेशन, रिग्रेशन का कौन सा वर्ड यहां सही होगा, वायलेंस ऑफ द इपिक, एवरीवन इज एज रैथफुल एज एचिल्स। एचिल्स के जैसा सब लोग नाखुश हैं, उदास हैं,
सारे लोग, जैसा कि इपिक, कोई किसी भी इपिक का वायलेंस के रिग्रेशन में होता है, तो रिग्रेशन नहीं होता है, इन द रिग्रेसिव वायलेंस। रिग्रेसिव का मतलब होता है अधोमुख, गिरती हुई वायलेंस में। यहां वायलेंस हमारा क्या है माय डियर, ध्यान दीजिए, वायलेंस क्या है, देखिए इस तरह से इसको समझें। वायलेंस, हिंसा, यह नाउन है, नाउन है। नाउन अपने पहले क्या लेगा, नाउन की विशेषता बताने के लिए नाउन के साथ अपने पहले उनके लिए क्या आएगा, तो एडजेक्टिव आएगा। तो यहां पे एडजेक्टिव क्या हो, रिग्रेसिंग, रिग्रेसिंग वायलेंस नहीं होगा माय डियर। ये रिग्रेसिंग आईएनजी लग गया तो एक प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में हो सकता था, लेकिन यहां पे इसका फीलिंग नहीं आएगा। रिग्रेस्ड, ये हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल, ये आपका यहां नाउन को जो है क्वालिफाई कर नहीं पाएगा। रिग्रेस ये वर्ब हो गया, तो नाउन के ठीक आगे जो है, और यहां देख रहे हैं कि आर्टिकल्स लगा हुआ है, तो आर्टिकल्स के साथ वर्ब का प्रयोग होगा नहीं, आर्टिकल के साथ जो है से वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा नहीं, तो यहां हो जाएगा रिग्रेसिव, इन द रिग्रेसिव वायलेंस ऑफ द इपिक। किसी भी इपिक, इपिक का मतलब क्या होता है, महाकाव्य की जो वायलेंस है, वायलेंस मतलब उसका अवमानना, उसको मतलब हिंसात्मक तरीके का दिखाना, उसके प्रति डिसरेस्पेक्ट रखना, तो उसके रिग्रेसिव वायलेंस में, मतलब गिरती हुई अधोन्मुख, नीचे की ओर आता हुआ। एवरीवन इज एज रेथफुल एज एचिल्स, तो सारे लोग उतना ही उदास हैं उसके प्रति, उतना ही गंभीर हैं जितना कि एचिल्स हैं। तो यहां पे सही वर्ड जो है आपका रिग्रेसिव बैठ जाएगा, इन द रिग्रेसिव वायलेंस। नेक्स्ट प्रश्न जो है हम लोग का टीचिंग एप्टीट्यूड का आ गया। 15 जुलाई को फ्यूचर टीचर क्या लिखे हैं अनिल राज, समझ नहीं आ पा रहे हैं। कह रहा है कि पाठ्यक्रम का सही अर्थ क्या है। कोई भी किसी भी चीजों को पढ़ाने के लिए जो सिलेबस तैयार की जाती है, सिलेबस का जो एक पैटर्न बनाया जाता है, पाठ्यक्रम जो तैयार की जाती है, उस पाठ्यक्रम का क्या अभिप्राय है, उस पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है, पाठ्यक्रम किसको बोलते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, पाठ्यक्रम संबंधित सभी गतिविधियों का संग्रह, उन सभी अनुभूतियों का संग्रह जो विद्यालय चाहता है कि बच्चे आत्मसात करें, सभी अनिवार्य एवं वैकल्पिक विषयों का संग्रह, उन अध्ययन सामग्रियों का संग्रह जिन्हें कंठस्थ कर छात्र अपनी कक्षाओं में पास कर सके। पाठ्यक्रम का मतलब यही होता है कि वैसा चीजों का एक जगह पे संग्रह कर दिया जाए जिसको पढ़ करके सब विद्यार्थी परीक्षा पास कर जाए। तो पाठ्यक्रम उसी के लिए बनाया जाता है, पाठ्यक्रम का वही उद्देश्य है, पाठ्यक्रम का वही अर्थ है नहीं। पाठ्यक्रम क्या होता है, उन सभी अनुभूतियों का संग्रह होता है जो विद्यालय चाहता है कि बच्चे आत्मसात करें। पाठ्यक्रम बच्चों के हिसाब से बनाया जाता है, जैसे दूसरे क्लास के बच्चे के लिए दूसरे क्लास के हिसाब से पाठ्यक्रम तैयार की जाती है। हर एक स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए उसके आईक्यू का लेवल, उसके आयु, उसके एज के हिसाब से पाठ्यक्रम बनाई जाती है। तो इसलिए पाठ्यक्रम उसी तरह से बनाए जाते हैं जिसको बच्चे आत्मसात कर सके, और विद्यालय जो चाहता है, जो बोर्ड है, जैसे सीबीएसई बोर्ड, अपने सीबीएसई बोर्ड की जो विद्यालय है वो अपने हिसाब से पाठ्यक्रम तैयार करता है, स्टेट की जो बोर्ड की विद्यालय है वो अपने हिसाब से वो क्या करता है, पाठ्यक्रम बनाता है। तो उन सभी अनुभूतियां, वो सारी एक्सपीरियंस, वो सारी जानकारियों का संग्रह होता है जो विद्यालय चाहता है, और जिसको बच्चे, स्टूडेंट्स विद्यालय के आत्मसात करते हैं, हासिल करते हैं, उसके हिसाब से बना जाता है। ओ चलिए, ठीक है अनिल जी, कंफर्म कर दिए। तो देख लिया आप, 56 का आंसर हम लोगों का बी जा रहा था माय डियर। 56 नंबर का 56 नंबर का जवाब बी नंबर है। देखिए, कुछ छात्र विद्यालय से चुपचाप भाग जाते हैं, भगेड़ा छात्र, भगोड़वा। आप लोगों को का कुछ दोस्त भी रहता होगा, 2-4 ठो भगोड़ा रहता है हर एक विद्यालय में, जो है हर एक कक्षा में 2-4 को भगोड़ा विद्यार्थी रहेगा। तो भगोड़वा जो है चुपचाप भाग जाएगा, जैसे ही टिफिन होगा, लंच होगा, वो अपना बस्ता समेटेगा और साइड गियर से वो निकल जाएगा। कोई अपना सिनेमा हॉल में निकल जाएगा, कोई उधर जो है से निकल जाएगा, कोई मार्केट में निकल जाएगा, 2-4 घंटा उधर ही बिताएगा, और समय से, छुट्टी के समय से अपना घर को वापिस पहुंच जाएगा। तो ऐसे छात्रों के जो आदत हो जाती है, तो ऐसी आदतों को रोक लगाने हेतु एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, शिक्षक को क्या करना चाहिए, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो यह जानने की कोशिश करेंगे कि वे विद्यालय से क्यों भागे,
विद्यालय से भागे और ऐसा वो अक्सर भाग जाते हैं, ऐसी वो आदत है, उसके पीछे रीजन आप जानना चाहेंगे, कारण हो सकता है जवाब। आगे देखते हैं। उनकी विद्यालय से भागने की इस आदत की सूचना प्रधानाध्यापक को देना चाहिए। ऐसे बच्चों के अभिभावकों की उनकी इस आदत की सूचना देंगे। कक्षा शिक्षण को और अधिक रुचिकर बनाने का प्रयत्न करें। तो कुछ छात्र विद्यालय से चुपचाप भाग जाते हैं, ऐसे छात्रों की इस आदत पर रोक लगाने के लिए आप क्या करेंगे? रोक लगाने के लिए रोक तभी लगाया जा सकता है, किसी भी चीजों को रोका जा सकता है, किसी भी चीजों का समाधान लिया जा सकता है, कब? जब उस घटित घटनाओं का कारण आप जानेंगे तब। तो इसलिए जवाब आपका हो जाएगा माय डियर 1 नंबर। यह जानने की कोशिश करेंगे कि कारण क्या है कि बच्चा भाग जाता है, तब उसके हिसाब से आप उस चीज का उपाय करेंगे। पवन कुमार, बिहार पुलिस फायरमैन का क्लास कब से चलेगा माय डियर? चलेगा पवन कुमार जी, आपको बिल्कुल सूचना मिलेगी। अभी हम लोग का बुक्स पे काम हो रहा है, वो जब क्लियर हो जाता है तो हम लोग उस पे करेंगे। सॉरी, कुछ काम आ गया था जिसके कारण आंसर नहीं कर पाए। विक्की श्रीवास्तव, कोई बात नहीं। चमन सांडिल शास्त्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया चमन भाई, 1 नंबर जवाब होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आइए चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। रटने की आदत के परिणाम स्वरूप क्या हानि होती है? आपके समक्ष प्रश्न है। रटने की जिसको आदत हो जाएगी तो वो हमेशा रट करके पाठ्य को पढ़ने लगेगा, समझने लगेगा, तो इससे उसको क्या हानि होगा? तो हानि यह होगा कि बुद्धि भोथरी हो जाती है, छात्र पाठ्यक्रम के परे कुछ भी और पढ़ने में रुचि नहीं लेते, विशुद्ध चिंतन की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है, सही ढंग से व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व से उसका कोई मतलब नहीं है, बुद्धि भोथर हो जाएगी और बुद्धि कम जाएगी। बुद्धि का रटने से बुद्धि पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रटने की आदत लगने से इसका परिणाम यह होगा कि छात्र रट करके जो सीमित कंटेंट्स है उसी पे वो काम करना शुरू कर देंगे। असीमित कंटेंट्स पे, व्यापक पैमाने पे चीजों को वो नहीं समझ पाएंगे, उस पे काम वो नहीं कर पाएंगे। बी नंबर चला जाएगा। छात्र पाठ्यक्रम से परे कुछ भी और पढ़ने में रुचि नहीं लेंगे, यही उनका दोष हो जाएगा, उनमें दोष आ जाएगा। सभी लोगों का जवाब सही आ रहा है। अमृता मेहता 58, बिल्कुल शुक्रिया। एक शिक्षक सदैव अपने छात्रों के एक विषय क्षेत्र से अर्जित ज्ञान को अन्य विषय क्षेत्रों के ज्ञान से जोड़ने में मदद करता है। यह किसको बढ़ावा देता है? पुनर्बलन को, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को, छात्रों की स्वायत्ता को, सह संबंध व ज्ञान के स्थानांतरण को। तो यहां विद्यार्थी के पास पहले से क्या है? यहां जो है विद्यार्थी के पास पहले से ज्ञान है। क्या है माय डियर? पहले से ज्ञान अर्जित है किसी विषय में। जैसे बहुत सारे ऐसे हैं कि बहुत सारे ऐसे आपका पाठ्य होते हैं, लेसन होता है जो आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, वो जाकर के आप जो है दूसरे साइंस के पोर्शन में भी पढ़ते हैं, या बहुत सारा एक विषय का चीज दूसरे विषय में भी पढ़ते हैं। तो एक जगह पे यदि वो जानकारी रहेगी तो दूसरा विषय में उन चीजों पर प्रगाढ़ता हासिल करने में, सीखने में काफी आसानी होगा। 64 का बी नंबर आप लोग का जवाब बिल्कुल, क्योंकि संबंध बना रहा है। जो चीज वो पहले से जान रहा है उसी को दूसरे के साथ जोड़ करके उसमें विकास करने की कोशिश कर रहा है। सह संबंध एवं ज्ञान के स्थानांतरण, जो पहले से ज्ञान हासिल है उसको आगे स्थानांतरित करके उसकी संवेदनाओं को, उसकी शक्ति को, उसमें जो पहले से चीज मौजूद है उसको और बढ़ावा देने का काम कर रहा है। बी नंबर आपका सटीक आंसर है। सभी सारे लोगों का बी नंबर आ रहा है। सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, सभी लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। आइए नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को दिखा पा रहे हैं। कह रहा है कि एक शिक्षक अपने छात्रों को कई समूह गतिविधियां जिसमें 2, 4, 5, 8, 10 विद्यार्थी मिलकर के कोई कार्य करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, जैसे समूह में परिचर्चा, समूह प्रोजेक्ट, रोल प्ले इत्यादि से व्यस्त रखता है शिक्षक विद्यार्थियों को। यह अधिगम के किस आयाम पर विशेष बल डालता है? किस तरह का अधिगम है यह? इस तरह से एक्टिविटी करा करके शिक्षक विद्यार्थियों को किस तरह से सिखाना चाहता है, इसको किस तरह का अधिगम कहेंगे? तो देखिए, एक एम सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम एक होगा, मनोरंजन द्वारा अधिगम, भाषा निर्देशित अधिगम, प्रतियोगिता आधारित अधिगम। यह नहीं हुआ, यह प्रतियोगिता आधारित अधिगम नहीं हुआ, इसमें भाषा नहीं है, चूंकि यहां पे क्या हो रहा है, ग्रुपिंग बन रहा है। मनोरंजन भी नहीं है, एक सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम है। कैसा है? गतिविधि हो रहा है, एक्टिविटी हो रहा है, लेकिन कैसा? समूह बना करके, सामाजिक। तो उसमें
हर एक लोगों की विचार, हर एक लोगों की भावनाएं, हर एक लोगों की कार्यशैली एक दूसरे का सीखने का मौका मिलता है। वैसे अधिगम को सामाजिक अधिगम बोलते हैं। यह एक सामाजिक अधिगम 65 का 1 नंबर होगा जवाब। सारे लोगों का जवाब भी 1 नंबर आया है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी को, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, सारे स्टूडेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक को किसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए? एक अच्छा पुस्तक को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। क्या बढ़ावा नहीं देना चाहिए? लैंगिक समानता। लैंगिक समानता का तो बढ़ावा देना ही चाहिए। सब लोगों को समानता मिलना चाहिए, असमानता नहीं। पाठ्य ऐसी बनाना चाहिए जिसमें सारे लोगों को समान अधिकार हो, तो ये तो गलत हो जाएगा। सामाजिक जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी के लिए तो ऐसा पाठ्य बनाना ही चाहिए ताकि विद्यार्थी समाज के भी उपबंधों पे, समाज के भी चीजों के प्रति जिम्मेदारी ले। तो इसलिए यह भी ऑप्शन नहीं होगा। हमें ऐसा चाहिए जो नहीं बढ़ावा करता, उसके लिए चाहिए अपोजिट। अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं चमल, अंग्रेजी का काम पहले ही हो गया। सबसे पहले इंग्लिश हुआ, उसके बाद हिंदी हुआ, अब तब हम लोग जो है से टीचिंग एप्टीट्यूड का काम करें। आप लेट से हो इसलिए। लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक संवेदनशीलता, लैंगिक जेंडर के प्रति सेंसिटिविटी होनी चाहिए। चूंकि अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी है, वो अपने हिसाब से एक्टिविटीज को काम करे, एक्टिविटी को करे, तो इसलिए यह भी होनी चाहिए। लैंगिक पूर्वाग्रह, कोई ऐसी, पूर्वाग्रह का मतलब होता है बियास्ड होना, पार्शियलिटी। तो जेंडर पार्शियलिटी, कोई किताब, कोई पाठ्यक्रम का काम यह नहीं है, उद्देश्य यह नहीं है, या कोई शिक्षक का यह उद्देश्य नहीं होना चाहिए, कोई शिक्षक का यह कर्तव्य नहीं होता है कि वो लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, बियास्ड हो, प्रिजुडाइज्ड हो, नहीं। तो यही आपका ऑप्शन बनेगा माय डियर। यही पूछ रहा है कि किसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए, तो लैंगिक पूर्वाग्रह। ऐसा नहीं कि बच्चे यदि गलत करेंगे तो बच्चे को पिटाई लगेगा, बच्चियां गलत करेंगे तो उसको जो है और प्रमोट करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे लोगों को समान भाव से देखते हुए सब लोगों को, सारे विद्यार्थियों को समान शिक्षा का अवसर प्रदान करनी चाहिए। तो इस तरह से क्लास शांडिल्य शास्त्री जी स्टार्ट हुई माय डियर 10:45 में क्लास शुरू होकर के 11:40 तक ये सेशन चलती है, जिसमें हम लोग 3 चीजों का चर्चा करते हैं, अंग्रेजी, हिंदी और टीचिंग एप्टीट्यूड का। सारे जुड़े हुए लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्नेह। एक शिक्षक अपने शिक्षण में श्रव्य मतलब सुनने वाला, दृश्य देखने वाले, दोनों ही सहायक सामग्रियों एवं भौतिक गतिविधियों का प्रयोग इसलिए करता है, किस लिए करता है? क्योंकि वे शिक्षक को आराम पहुंचाते हैं। देखिए, कोई शिक्षक कक्ष में ऐसी कोई गतिविधि नहीं, आराम के लिए, अपनी आराम में तलबी के लिए, अपने कंफर्ट के लिए शिक्षक गतिविधि नहीं करता है। कोई बात नहीं। प्रभावकारी मूल्यांकन को सुगम बनाते हैं, ऊब से बचाते हैं, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ये भी उबने और नहीं उबने का बात नहीं। अधिकतम ज्ञान इंद्रियों का उपयोग कर अधिकम में वृद्धि कर देते हैं। चूंकि जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें मुख भी काम करता है और आंखों से देखकर काम करते हैं, पढ़ते हैं तो आंख भी काम किया, और जब उसी में जो है आपका कहीं कोई ऑडियो वीडियो के जरिए जब विजुअल क्लास चलता है तो सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और उसको फिर लिख भी रहे हैं। तो जितना ही बॉडी का, जितना ही ज्ञान इंद्रियां काम करेगा, एक्टिविटी जितना ही होगी, उतना ही उस चीजों को सीखने समझने में ज्यादा सहायता मिलेगी। और इसीलिए श्रव्य, दृश्य और द्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है अधिगम कराने के लिए विद्यार्थियों को, अधिगमकर्ताओं को। तो यही आपका डी नंबर ऑप्शन चला जाएगा। क्या करा माय डियर? श्रवण शक्ति मतलब सुनने की शक्ति में क्षय के कारण, ह्रास हो जाने के कारण, गिरावट हो जाने के कारण बच्चों को कक्षा में जिस मुख्य कठिनाइयों का सामना करता है वह क्या है? तो कोई बच्चा का श्रवण शक्ति कम हो जाएगा तो उसको क्या कठिनाई होगा? हम लोग बिल्कुल आसान सवाल है। दूसरों के साथ सूचना संप्रेषित करने अथवा साझा करने की अयोग्यता हो जाएगी, क्योंकि वो सुनेगा ही नहीं तो वो किसी की बातों का जवाब नहीं दे पाएगा, अपनी भावनाओं को भी आगे वो व्यक्त नहीं कर पाएगा, ये हो सकता है। दूसरों के साथ परीक्षा देने की अयोग्यता, परीक्षा किसी के साथ दे सकता है। निर्धारित पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने की योग्यता, पढ़ने का तो वो आंख से दिख रहा है, पढ़ सकता है। खेलकूद में भाग लेने की योग्यता, यह भी नहीं होगा। 1 नंबर ऑप्शन होगा, बिल्कुल ही आसान। 68 का 8 अमृता मेहता का सर्वप्रथम जवाब यहां पे पहुंचा है। दीपा रश्मि दूसरे नंबर पे है। दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया। अनमोल कुमार, गेट एग्जाम ऑफ यूपीएससी, यस और नो? क्या कहना चाहते हैं अनमोल? निकिता जोशी का तीसरे नंबर पे जवाब है। बाकी फिर तो एकदम बिल्कुल
फास्ट कमेंट आना शुरू हो गया है। सारे लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोगों का जवाब सही है, धन्यवाद। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। श्रवण शक्ति 1 नंबर हो गया। देखिए 69 नंबर प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है शिक्षक छात्र संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी बात सही है। बहुत अनौपचारिक तथा निकट, उदासीन। शिक्षक छात्र संबंध उदासीन होना चाहिए नहीं, कक्षा तक सीमित होना चाहिए, सौहार्दपूर्ण तथा सम्मानपूर्ण होना चाहिए, स्नेहमयी सौहार्द होना चाहिए और सम्मानपूर्ण होना चाहिए। 69 का आपका सी नंबर होगा। नेक्स्ट क्या करा माय डियर, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपकी कक्षा में कुछ ऐसे छात्र हैं जो प्रथम पीढ़ी के विद्यालय जाने वाले हैं। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे। अभिभावकों को बुलाकर उन्हें उनके बच्चों को ट्यूशन में पंजीकरण करवाने के लिए, एक शिक्षक का काम ट्यूशन चलाना और ट्यूशन के लिए विद्यार्थियों को कहना यह एक सही शिक्षक का कर्तव्य नहीं है। उन्हें कक्षा की गतिविधियों में एवं गृह कार्य में सभी प्रकार की सहायता प्रदान करें। यह हो सकता है उन्हें उत्तर को कंठस्थ करके 5 बार नोटबुक में लिखने का, यह कोई जो है शिक्षण का गतिविधि नहीं है। उन बच्चों को कहेंगे कि उनमें आगे पढ़ने की क्षमता नहीं और उन्हें अपने अभिभावकों के कार्य में हाथ बटाना चाहिए, मतलब उसको पढ़ाई से ही दूर कर देना चाहिए। यह अध्यापक का काम नहीं है। तो 70 का जवाब बी नंबर, सारे लोगों का जवाब भी आ चुका है। सबसे पहला 70 का जवाब आया दीपा रश्मि का, शुक्रिया दीपा। ललन कुमार मेहता जी दूसरे नंबर पे है, शुक्रिया ललन जी। सोनी तीसरे नंबर पे है, शुक्रिया सोनी। सारे लोगों को शुभाशीष, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करे बाबू, एक प्रभावकारी शिक्षण सहायक प्रणाली है, रंगीन एवं देखने में अच्छी होती है नहीं, सभी छात्रों को दिखाई देती है, दिखाई देने से केवल काम नहीं चलेगा, निर्माण एवं उपयोग में सरल नहीं, सभी मन शक्तियों को सक्रिय बना देती है। मतलब मन में चल रही वेदनाएं, संवेदनाएं, देखने, सुनने, समझने और भावों को व्यक्त करने की क्रियाएं, तमाम चीजों को विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क में उतारती है। ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए और वैसी मतलब शिक्षण सहायक प्रणाली होनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रिया को क्रम में व्यवस्थित करें। शिक्षण की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है और कहां लास्ट करती है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले जो हम शिक्षण करने जा रहे हैं, जो चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं, तो चैप्टर को पढ़ाने के पहले शिक्षक को क्लियर होना चाहिए कि हमारा ये चैप्टर पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला स्थान पे होगा उद्देश्यों का निर्माण करना। तो सबसे पहला स्थान पे उद्देश्यों का निर्माण कहां है, इसमें 1 है तो ये नंबर नहीं होगा, इसमें 2 है 2 नंबर नहीं होगा, 5 है सी नंबर नहीं होगा। ऑप्शन हमको मिल गया डी नंबर, यही ऑप्शन होगा। लेकिन अब कह रहा है कि सबसे पहले उद्देश्यों का निर्माण करना, उसके बाद काम क्या होता है, वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंध करना। मतलब हमको देखना कि पिछला बार बच्चों को हम क्या पढ़ाए हैं पिछला साल में, और इस साल जो हम सिलेबस बना रहे हैं उसके हिसाब से होना चाहिए, उसी के लेवल से होना चाहिए। मतलब पिछले साल तीसरे क्लास में, चौथे क्लास में हम बच्चा को जिस चीज के बारे में पढ़ाया उसी के स्टैंडर्ड से और आगे अगले के क्लास का पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। समायोजन जो हम लोग पिछला बार देखे, सामाजिक चीजों का समायोजन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, सह संबंध के साथ बढ़ना चाहिए। 5वां, अधिगम सामग्री का प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। वैसे तमाम अधिगम को कराने के लिए, सिखाने के लिए सामग्री होना चाहिए जिससे बच्चा आसानी से सीखे। फिर दूसरा होगा मूल्यांकन करना चाहिए कि हम जो पढ़ाए बच्चा अच्छा से सीखा कि नहीं सीखा, समझा कि नहीं सीखा। और उसके बाद उसको क्या करवाना चाहिए, रिवीजन करवाना चाहिए। पुनः शिक्षण सबसे लास्ट में होगा। ये सबसे आपका यही अच्छी प्रक्रिया है, सबसे सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। डी नंबर जवाब होगा। सारे लोगों का जवाब भी डी आया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी लोगों को। विद्यालय प्रबंधन का मुख्य दायित्व किस प्रकार होता है, प्रधानाचार्य के जैसा, शिक्षक के जैसा, प्रबंधक के जैसा कि उपयुक्त सभी के जैसा। नेक्स्ट कार्य हमारे निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का परिणाम नहीं है। अधिगम, जब अधिगम कराएंगे सिखाएंगे तो उसका कौन सा ऐसा है जिसको सिखाने से वो परिणाम नहीं आता है। जब किसी को कुछ सिखाएंगे तो परिपक्वता आएगी, इसलिए यह जवाब नहीं होगा। संप्रत आएगा, यह भी जवाब नहीं होगा। कौशल आएगा, उसमें स्किल बढ़ेगा, यह भी जवाब नहीं होगा। तो क्या चीज नहीं आएगा, तो अभिवृत्ति, आत्म संवेदना, आत्म चेतना, अपनी सोच, अपनी जो काम करने का ढंग, वो अपने उसके जेनेटिक होता है और उसके समाज के वातावरण पे डिपेंड होता है। 74 का बी नंबर आपका जवाब चल जाएगा माय डियर।
नेक्स्ट क्या करा, एक विद्यालय के अध्यापक की सबसे प्रमुख विशेषता कौन सी है? विषय का गूढ़ ज्ञान होना, केवल ज्ञान होना, गूढ़ता का ज्ञान होना ही अध्यापक का सबसे विशेषता है। कि छात्र कल्याण की चिंता, की प्रभावशाली नेतृत्व के गुण, की अच्छी संप्रेषण क्षमता। तो ये तमाम चीज, गूढ़ ज्ञान है लेकिन उसको व्यक्त करने की क्षमता नहीं है तो बेकार हो जाएगा। छात्र कल्याण की चिंता, छात्र कल्याण की चिंता तो एक अध्यापक का क्या है? एक अध्यापक का काम है, काम है, यह उसकी विशेषता नहीं है। ये तो अध्यापक का कार्य है कि छात्र के कल्याण का वो चिंता करे, यह विशेषता नहीं है उसका। प्रभावशाली नेतृत्व के गुण, यह क्या है? ये प्रभावशाली नेतृत्व गुण। तो नेतृत्व करने का गुण, नेतृत्व करने का गुण विद्यालय के अध्यापक में या अच्छी संप्रेषण क्षमता। नेतृत्व कैसे करेगा? किसी भी चीजों का नेतृत्व कैसे होगा? आपको किसी भी चीजों को व्यक्त करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। तो सबसे प्रभावशाली, जो सबसे अच्छा गुण एक अध्यापक का होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? अच्छी संप्रेषण क्षमता। इसी से उसमें नेतृत्व का गुण भी आएगा और इसी के जरिए वो ज्ञानों को व्यक्त, जो गुण ज्ञान होगा उसको व्यक्त करने का वो काम करेगा। इसलिए आपका 75 का जवाब डी नंबर होगा। बहुत सारे लोग बी जवाब दिए हैं, कुछ लोग डी नंबर जवाब दे दिए हैं। डी नंबर नहीं होगा माय डियर, बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या करें, आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं? अब शिक्षक बनने का आपका उद्देश्य क्या है? तो एक शिक्षक का उद्देश्य क्या होता है? एक शिक्षक का हमेशा उद्देश्य होता है समाज का, देश का, राष्ट्र का कल्याण के लिए कार्य करना। तो क्योंकि समाज में अध्यापक को बहुत सम्मान मिलता है, अपने सम्मान के लिए शिक्षक कोई शिक्षक नहीं बनता, क्योंकि आजकल अध्यापक का वेतन के लिए शिक्षक का काम नहीं है। शिक्षण में रुचि है, हो सकता है क्योंकि मेरे माता पिता के चाहने से, कोई माता पिता तो बहुत सारे लोगों को आईएएस बनाना चाहते हैं, तो क्या बच्चा आईएएस बनेगा? नहीं बनेगा। तो ये जो है से अप्रासंगिक बात है। जवाब आपका सही नंबर सी होगा। नेक्स्ट बोल रहा है, अपने छात्रों में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास आप किस प्रकार करेंगे? आप क्या काम करेंगे, कैसा गतिविधि छात्रों को कराएंगे ताकि बच्चों में समाज के प्रति और सामाजिक सामूहिक विकास होगा? तो उसके लिए क्या करना होगा? सामाजिक उत्तरदायित्व पर भाषण देने से बच्चा में सामाजिक उत्तरदायित्व नहीं बढ़ेगा। प्रसिद्ध महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उदाहरण प्रस्तुत करने से नहीं होगा। विद्यालय में छात्रों की भूमिका दायित्व, विद्यालय में पाठ्येतर दायित्व सौंपने से भी केवल नहीं होगा माय डियर। विद्यालय में पाठ्यक्रम के साथ साथ कुछ अलग भी एक्टिविटी कराना होगा, समय समय पे कार्यक्रम कराना होगा, कल्चरल प्रोग्राम कराना होगा, समय समय पर बच्चों को कुछ जो है से ग्रुप वाइज कुछ एक्टिविटी कराना होगा। तब अलग अलग लोगों को, अलग अलग जगह से, अलग अलग समाज से आए हुए बच्चों के रहन सहन, खान पान और उनकी बोल चाल के बारे में एक दूसरे से अवगत होगा। तो विद्यालय में पाठ्येतर कार्यक्रम, पाठ्य मतलब जो मूल पाठ्य सिलेबस है उससे हट करके भी कुछ काम कराना होगा। तो उसमें उसका सामाजिक उत्तरदायित्व की भाव बढ़ेगी। क्या करा हमारे एक अध्यापक के रूप में उन छात्रों के प्रति आपका दृष्टिकोण, आईक्यू क्या होगा जिन्हें आप आपस में झगड़ते हुए पाते हैं। 2 4 5 बच्चा झगड़ते रहेगा तो उसके प्रति आपकी क्या सोच होनी चाहिए? एक शिक्षक का झगड़े का कारण जानकर उसे दूर करने का प्रयास करेंगे, शिक्षक का कार्य है, हो सकता है। आगे देखते हैं, प्राचार्य को सूचित करेंगे। उस समय आप प्राचार्य को सूचित करने जाएंगे। समस्या को सुलझाने के लिए अन्य अध्यापकों की सहायता लेना चाहेंगे। तो क्या आप शिक्षक नहीं है कि दूसरे का सहायता लेंगे? उन छात्रों पर ध्यान नहीं देंगे। यह शिक्षक का काम नहीं है कि उस छात्रों को ही निगलेक्ट करके चलेंगे, नहीं। प्राचार्य को सूचित करेंगे तो प्राचार्य भी तो आपके जैसे शिक्षक ही हैं। आप क्या करेंगे? सबसे अच्छा जो जवाब होगा वो होगा माय डियर 1 नंबर, कारण जानेंगे क्यों झगड़ रहे हैं और उस कारण को सॉल्व करने का काम शिक्षक का ही दायित्व है। आशीष क्लासेस 3 नंबर जवाब नहीं होगा माय डियर, ए होगा। 78 का आपको ए नंबर सटीक जवाब होगा। आशीष जी 78 का जवाब आपका 1 नंबर जाएगा। खुशबू रानी जुड़ गई हैं, गुड मॉर्निंग खुशबू रानी। एमडी गुफरान आलम जी जुड़ गए हैं। कहां थे माय डियर? बहुत दिनों से लगता है मुलाकात हुई है। शिवम भार्गव हैं, गुड मॉर्निंग शिवम, और थोड़ा समय से रहें डियर। देखिए नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है 79, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक अवसरों की समानता की अपेक्षा के विरुद्ध जा रहा है? जो शैक्षिक शिक्षा की जो अवसर होना उसके विरुद्ध जा रहा है। कौन? सब लोगों को, सारे धर्म मजहब सभ्यता संस्कृति के लोगों को शिक्षा का समान अवसर मिलना चाहिए। कौन सा ऐसा चीज है
जहां पे हर एक लोग, हर एक जाति धर्म व्यवस्था के लोगों को, अवस्था के लोगों को समान व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। किसके जरिए? सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय, यहां पे सब लोगों के लिए समान व्यवस्था है, इसलिए यह जवाब नहीं होगा। नवोदय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में भी चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सारे विद्यालयों, सारे विद्यार्थियों के लिए, हर एक प्रकार के, हर एक लोगों के लिए, सबके लिए अवसर है। आश्रम विद्यालय भी अपने जो भी जिस तरीके का अलग अलग समाज के लिए, अलग अलग तरीके के, अलग अलग धर्म के लिए हैं, वो अपने अपने के लिए आगे ले जाने के लिए सब लोग तैयार हैं, इसलिए वो भी अपनी अपनी समानता दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन पब्लिक विद्यालय, प्राइवेट स्कूल में जो है यहाँ पे समानता नहीं है। जो बच्चे के घर परिवार अच्छे परिवार से आ रहे हैं तो वहां पे अच्छे अच्छे प्राइवेट विद्यालय हैं, बड़े बड़े बोर्ड बैनर वाले विद्यालय हैं, जहां पे भिन्न भिन्न तरह की ज्यादा व्यवस्थाएं हैं, हाई लेवल की व्यवस्थाएं हैं, तो वहां हाई लेवल की चीजें जो है से सीख रहे हैं जिनके पास पैसे हैं। लेकिन जो गरीब विद्यार्थी हैं उनको उस तरह की उच्च व्यवस्था नहीं मिल पा रही है और उच्च तरीके का शिक्षा नहीं मिल पा रही है। तो ये पब्लिक विद्यालय ही ऐसी विद्यालय हैं जहां शैक्षिक अवसरों की समानता की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। धीरज भारद्वाज जी एसएससी जीडी का है? नहीं डियर, धीरज जी एसएससी जीडी का नहीं है। अभी ये हम लोग काम जो है ये बीटेट जो है बिहार का जो टेट एग्जाम होता है, या बिहार में जो अभी सीईटी का एग्जाम होने वाली है एडमिशन सीख करने वाले लोगों के लिए, या सीटेट का जो एग्जाम होता है, मतलब टेट पे आधारित, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के पर आधारित जो सवाल होते हैं उसका हम लोग चर्चा कर रहे हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड का, इसके पहले हिंदी का काम किए थे और उसके पहले अंग्रेजी का काम किए थे। तो देखिए अभी हम लोग का अंतिम प्रश्न जो है वो जा रहा है, वो यह है कि किसी विद्यालय के लिए समय सारणी तैयार करते समय, जब रूटीन सेट कर रहे हैं, शेड्यूल रूटीन, उस समय विषयों तथा पीरियडों का आवंटन किस आधार पे होना चाहिए? विषयों की कठिनाई के नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। रूटीन कि कब कौन सा शिक्षक आएंगे पढ़ावेंगे, पहला विषय क्या, पहला वेल में क्या होगा, सेकंड पीरियड में क्या होगा, इस कठिनाई और नहीं कठिनाई से कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि फलना विषय कठिन है तो उसको बाद में पढ़ाएंगे, चाहे पहले पढ़ाएंगे चाहे बीच में पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षकों की सुविधाएं नहीं, शिक्षक की सुविधा के लिए कोई व्यवस्था नहीं बनाई जाती है। छात्रों की रुचि, छात्रों की रुचि के हिसाब से भी पीरियड सेट नहीं होगा, क्लास की रूटीन सेट नहीं होगी। शिक्षकों की उपलब्धि, शिक्षक कितना अवेलेबल है, कौन कौन नहीं है, उस हिसाब से सेट करना चाहिए रूटीन। तो इस तरह से पूर्णिया से हैं जामबाज आलम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, लव यू डियर। चमन सांडिल्य जी, मैं माय डियर पटना से हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जुड़े हुए चमन सांडिल जी हैं दरभंगा से, सारे लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जुड़े हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश होगी, मेरा रिक्वेस्ट होगा कि जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं कि ये बीएड के लिए भिन्न भिन्न तरह की पुस्तकें हैं जो मार्केट में उपलब्ध है, वहां आप जाकर के खरीद सकते हैं, देख सकते हैं, मार्केट में खरीद सकते हैं। तो जितने भी जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, आपसे मेरी गुजारिश होगी चैनल्स को सब्सक्राइब करें, और जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं चैनल्स को, सीख रहे हैं, कुछ सीखने का मौका मिलता हो, वीडियोस पसंद आई हो तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों तक, इष्ट मित्रों तक शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें और उन लोगों का स्नेह मोहब्बत हम लोगों तक भी प्राप्त हो सके, हम लोग भी और जोशो जुनून के साथ कार्य कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं, मिलते हैं अगले सेशन में।